गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा था फिनोल्स के बारे में, फिनोल्स का नोमेनक्लेचर और फिनोल्स को बनाने की मेथड, और उसके बाद फिनोल्स के भौतिक गुण। आज बात कर रहे हैं हम फिनोल्स के रासायनिक गुण। अगर फिनोल्स के रासायनिक गुणों की बात करें तो उसमें पहला गुण आता है अम्लीय लक्षण। अगर फिनोल के अम्लीय लक्षणों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फिनोल होता है वह अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों अधिक अम्लीय होता है। पहला तो हम या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो फिनोल्स होता है वह दुर्बल अम्लों की भांति व्यवहार करता है, और इसके निम्नलिखित गुण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। पहला गुण अगर हम बात करें तो जो फिनोल्स होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जबकि जो अल्कोहल था वह लिटमस के प्रति कोई भी व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर रहा था। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो फिनोल होता है क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बना देता है, और जबकि जो फिनोल होता है क्षार धातुओं के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को आसानी से अपघटित नहीं कर पाता है। ये तो कुछ सामान्य फिजिकल गुण थे। अगर हम इसके अम्लीय लक्षणों की बात करें तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि जो फिनोल होता है वह अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण ये है कि जो फिनोल था, अगर फिनोल का जो वियोजन स्थिरांक है उसकी बात करें तो उसका जो मान होता है, फिनोल के वियोजन स्थिरांक का मान 10 की घात ऋण 8 से लेकर के 10 की घात ऋण 10 के मध्य होता है। और जबकि जो अल्कोहल था, अल्कोहल में पिछले दिन भी बताया था कि इसका जो आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक का जो मान होता था 10 की घात ऋण 16 से लेकर के 10 की घात ऋण 18 के मध्य होता है। एक कोस तो हम ये कह सकते हैं वियोजन स्थिरांक। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अभी मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी तुम्हें कि ये जो फिनोल्स होता है नीले लिटमस को, रासायनिक गुण जो बताए थे, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जबकि जो फिनोल होता है क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बना देता है, और साथ ही साथ कहा था कि क्षार धातु के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को आसानी से अपघटित नहीं कर पाता है। तो इन गुणों को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और एक जो इसका महत्वपूर्ण जो अम्लीय लक्षण है अर्थात वह है इसका अनुनादी संरचना, अर्थात फिनोल्स की जो अनुनादी संरचना है उसके कारण भी ये अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अनुनादी संरचना मैंने तुम्हें इससे पहले वाले चैप्टर में हेलो एरिन्स में भी बताया था, तो लगभग वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी रहता है, बस सिर्फ चेंज रहता है तो वह उसका फंक्शनल ग्रुप। वहाँ पर हम हेलो एरिन से पढ़ रहे थे तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले रहे थे, यहाँ पर हम उसकी जगह OH ले लेंगे। तो अगर हम फिनोल्स के अनुनादी संरचना की बात करें ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ये शो किया हमने। दूसरा स्ट्रक्चर, इसके लिए मैं तुम्हें परसों ही बता चुका हूँ कि हमें बेंजीन की कैल्कुलेशन संरचना याद हो तो आसानी से हम इसको अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं इसकी। अब क्या होगा, ये दो स्ट्रक्चर तो लगभग समान थे,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूर्णन करना प्रारंभ कर देगा। इस पर आंशिक धनावेश भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूम करके अगली बार यहाँ आया, तो ये उपस्थित यहाँ पर द्विआवन एक स्थान पीछे ये अपनी जगह बना रहा। ये इसकी अनुनाती संरचना हो जाएगी फिनोल्स की। और बहुत बार एग्जाम्स में इसका बारे में पूछा भी जाता है कि फिनोल्स के अम्लीय गुणों की व्याख्या कीजिए या अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करिए, तो हमें वहाँ पर फिनोल्स की अनुनाती संरचना ही बनानी है और साथ ही साथ कुछ जो गुण बताए थे उनको लिख देने हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं दूसरी जो रिएक्शन आती है वो आती है सोडियम के साथ। फिनोल्स की अभिक्रिया सोडियम के साथ। जो फिनोल होगा वह सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण कर देगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। तो सीधे सीधे कहेंगे कि फिनोल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। उसके बाद तीसरी जो अभिक्रिया आ रही है वो आ रही है एसिटिलीकरण। अगर हम एसिटिलीकरण की बात करें, एसिटिलीकरण ही एसिडीकरण, अगर हम एसिडीकरण की बात करें तो जो फिनोल है वह या तो कह सकते हैं कि अम्ल एनाइड्राइड या फिर अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एसिडीकरण अभिक्रिया देता है। जैसे पहला अम्ल क्लोराइड के साथ देखें, जो फिनोल था ये जब अम्ल क्लोराइड अर्थात CH3 COCl अर्थात एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया करके HCl गैस बाहर निकल जाएगी। तो सीधे सीधे कहेंगे कि फिनोल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके पाइरीडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो फिनाइल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। दूसरा, अगर इसका हम बेंजोइलीकरण कराएं तो जो फिनोल था
फिनॉल का जब बेंजोइलीकरण होगा, बेंजोइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराएं फिनॉल की, तो ये यहाँ पिरीडीन ले रहे थे उपस्थिति में, यहाँ कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब इसका बेंजोइलीकरण कराया जाता है फिनाइल बेंजोएट का निर्माण कर देगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकालेगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया शॉर्टेन-वॉमिन अभिक्रिया कहलाती है। सीधे सीधे कहेंगे कि जब फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो यह फिनाइल बेंजोएट का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया शॉर्टेन-वॉमिन अभिक्रिया कहलाती है और नेमिंग रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा भी इसको। फिर आती है, बात करते हैं हम उसके बाद चौथी जो रिएक्शन आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्या होता है और कौन कौन सी अभिक्रियाएं उसके अंतर्गत आ रही हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे। बस यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग होगी फंक्शनल ग्रुप में, शेष वही चीज रहेंगी। पहला आ रहा है हैलोजनीकरण। अगर हैलोजनीकरण की हम बात करें तो जो फिनॉल से होता है, जब इसका क्लोरीनीकरण कराते हैं तो ये अभिक्रिया करके ऑर्थो क्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल का निर्माण करता है। जो पैरा क्लोरोफिनॉल होता है यह मुख्य उत्पाद होगा। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जब फिनॉल्स का क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो यह ऑर्थोक्लोरोफिनॉल व पैरा क्लोरोफिनॉल का निर्माण करता है। जो मुख्य उत्पाद होगा वह पैरा क्लोरोफिनॉल होगा। दूसरी अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो इसकी जो दूसरी रिएक्शन होगी वो आती है नाइट्रीकरण। ऐसे ही ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो ब्रोमोफिनॉल बना देगा। नाइट्रीकरण की अगर हम बात करें तो जो फिनॉल्स होते हैं यह इनका जब नाइट्रीकरण कराया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करते हैं। दूसरी रिएक्शन आ रही है उसी की नाइट्रीकरण। तो जब फिनॉल का नाइट्रीकरण अर्थात HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र, तो ये अभिक्रिया करके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल व पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। और जबकि यहाँ से H2O अर्थात
जल के अणु बाहर होंगे। तो सीधे सीधे कह देंगे कि फिनॉल का जब नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो वह ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है, जबकि जल के अणु बाहर निकालेगा। तीसरा जो आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण की बात करें तो जो फिनॉल होंगे इसकी अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 के साथ कराई जाती है तो ये ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर SO3H जुड़ जाता है और जो इसका नाम होगा वो हो जाएगा ऑर्थो फिनॉल सल्फोनेट सल्फोनिकम, और जबकि पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जल के अणु यहाँ भी बाहर होंगे। SO3H जुड़ जाता है H और एक H से। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जब फिनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह ऑर्थो व पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है और साथ ही साथ जल के अणु बाहर निकाल देता है। उसके बाद चौथी जो रिएक्शन आ रही थी वह आ रही थी फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। सारी रिएक्शन है, इससे पहले चैप्टर में चर्चा होनी होंगी। फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में पहली जो रिएक्शन आ रही है वह आ रही है एल्कलीकरण। जब फिनॉल का एल्कलीकरण किया जाता है एल्कलीकरण कह रहे हैं CH3 अर्थात कोई हेलोएल्केन था, क्लोरो मैथेन ले लिया, इसका जब हम एल्कलीकरण कराएंगे उपस्थिति ध्यान रखनी है AlCl3 अनार एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा तो सीधे सीधे ये HCl बाहर निकाल देगा। तो सीधे सीधे कह दोगे कि जब फिनॉल किसी क्लोरोमेथिन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कर रहा था तो ऑर्थो क्रिसोल व पैरा क्रिसोल का निर्माण कर रहा था, या फिर कह सकते हैं ऑर्थो मैथिल फिनॉल व पैरा मैथिल फिनॉल का निर्माण कर रहा था। ये तो आ रहा था एल्कलीकरण। अगर एसिडीकरण की बात करें, एसिडीकरण कहें या एसिडीकरण कहें, तो इससे पहले भी अभी कहीं पर आया था बेंजोइलीकरण, जिसको हम शॉर्टेन बोवेन अभिक्रिया कह रहे थे, सेम वैसी होगी ये। तो जब फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है AlCl3 की उपस्थिति में नाक एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो ये भी ऑर्थो एसिटोफिनॉल और साथ ही साथ पैरा एसिटोफिनॉल का निर्माण करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर होगा। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जब फिनॉल एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो वह ऑर्थो व पैरा एसिटोफिनॉल का निर्माण करता है।
उसके बाद अगला जो गुण है रासायनिक गुण, उसमें आ रहा है कोल्बे सीमड अभिक्रिया। कोल्बे सीमड जो अभिक्रिया होगी ये चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है, पहले कोल्बे सीमड अभिक्रिया होती क्या है उसको समझेंगे और उसके बाद उसके उपयोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये उपयोगी है। कोल्बे सीमड अभिक्रिया, कोल्बे सीमड अभिक्रिया की बात करें तो जो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, अर्थात सीधे सीधे कहें तो जो फिनॉल के सोडियम लवण होंगे, जब यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं 400 केल्विन ताप पर और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, तो ये बेंजीन रिंग और इसके साथ ONA या OCONA कहें तो उसका निर्माण कर लेता है, अर्थात एक संघनन उत्पाद जिसको हम सोडियम सैलिसिलेट इसका निर्माण करता है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम सैलिसिलेट। अगर इसको हम पुनः व्यवस्थित करें तो ये H और यहाँ इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CON सोडियम सैलिसिलेट ही है। जब इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ करा रहे हैं तो ये हमें सैलिसिलिक अम्ल और साथ ही साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकाल देगा और जबकि सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया ही कोल्बे सीमड अभिक्रिया कहलाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ तो सीधे कहेंगे कि जब फिनॉल की सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करता है तो वह सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण करता है। इसको हम पुनर्व्यवस्थित करें तो ये चीज प्राप्त हो रही है हमें सोडियम सैलिसिलेट, और फिर उसके बाद जब हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमें सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करता है और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। जो ये सैलिसिलिक अम्ल है, ये सैलिसिलिक अम्ल ही बहुत सारे क्षेत्रों में, जो हमारा चिकित्सा क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे उपयोग हैं इसके, अर्थात चिकित्सा क्षेत्र में ये बहुत सहायक है। तो कहाँ कहाँ पर सहायक है, जैसे अगर हम बात करें तो पहला इसका एग्जाम्पल मिल जाता है हमें एस्प्रिन, अभी उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही लास्ट चैप्टर पढ़ोगे हमारे दैनिक जीवन में रसायन, तो वहाँ पर इन चीज़ों का उदाहरण पूछता है। तो उससे पहले समझ लीजिए एस्प्रिन है क्या, या कभी कभार इसका स्ट्रक्चर पूछ देगा उस चैप्टर से, वहाँ पर इन चीज़ों की बात की जाएगी। तो फिलहाल एस्प्रिन, अगर हम एस्प्रिन की बात करें तो जो सैलिसिलिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ था, इस सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड अर्थात CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है,
CH3COOH की उपस्थिति में, अर्थात एथेनोइक अम्ल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसका साधारण नाम होगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों कह रहे हैं, अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़ोगे ग्लेशियल क्यों कहा जाता है। तो इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये परस्पर अभिक्रिया करके एस्प्रीन का निर्माण करता है। और साथ ही साथ इस OH की जगह यहाँ COO CH3 जुड़ गया और ये COOH अपनी जगह बना रहा। इसी को ही हम एस्प्रीन कह रहे हैं। और साथ ही साथ बचा क्या हमारे पास, CH3CO और यहाँ से OH, अर्थात CH3COOH, एथेनोइक अम्ल का भी ये निर्माण करेगा। तो सीधे सीधे कहेंगे, अगर एस्प्रीन के निर्माण की बात करें तो सीधे कहेंगे कि जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनाइड्राइड के साथ कराई जाती है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, तो वह एस्प्रीन और साथ ही साथ एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। जो एस्प्रीन है इसका उपयोग हो कहाँ पर रहा है, अगर हम बात करें तो जो एस्प्रीन है ये एक प्रकार से बहुत अच्छा दर्द निवारक औषधि है, तथा जब जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें दर्द हो जाता है या सर दर्द हो जाता है या कभी व्यक्ति को सर्दी जुकाम लग जाता है तो उसमें ये बहुत ही लाभकारी होती है, अर्थात उसमें एस्प्रीन व्यक्ति को दी जाती है। एक उदाहरण एस्प्रीन का था, दूसरा है सैलोल का। अब सैलोल है क्या, अगर हम सैलोल की बात करें तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल के साथ कराई जाती है, फिनॉल की अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो ये परस्पर क्रिया करके फिनॉल सैलिसिलिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है PuCl3 की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया करके सैलोल का निर्माण करते हैं। OH बना रहा फिनॉल का। अब उसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज बाहर होगी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये चीज ली है हमने, फिनॉल और उसके साथ COO, ये एच बाहर हो रहा है और उसके साथ बेंजीन में ये एच जो है इस OH के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो H2O को बाहर निकाल देगा और साथ ही साथ सैलोल का निर्माण करता है, अर्थात इसके साथ बेंजीन में जुड़ जाएगी। इसी को हम सैलोल कहते हैं। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जो फिनॉल है, फिनॉल जब सैलिसिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह सैलोल का निर्माण करता है। जो सैलोल है ये भी एक प्रकार से दर्द निवारक दवाई है कह सकते हैं, औषधि है कह सकते हैं, और इसका उपयोग जो ज्वररोध या कह सकते हैं कि एक प्रकार से ज्वररोधी औषधि है, अर्थात जब व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो तब भी इस सैलोल को दिया जाता है। और साथ ही साथ यह जो कीटाणुनाशक की भांति भी कार्य करती है, अर्थात जो सैलोल है यह कीटाणुनाशक की भांति भी कार्य करेगी। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसी में एक नेमिंग रिएक्शन आ रही है, गटेरमैन अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन है, दिमाग में बैठा लेनी है, बहुत बार एग्जाम में हमसे पूछता है, 4 नंबर की कम से कम नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है, 4 से 5 नंबर। गटेरमैन अभिक्रिया।
डिटरमिन अभिक्रिया की अगर बात करें तो जो फिनॉल होता है जब वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ ही साथ HCN अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब अभिक्रिया करता है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, सीधे सीधे कहेंगे कि फिनॉल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो यह OH अपने स्थान पर बना रहा और इसके साथ साथ CH डबल बॉन्ड NH ये निर्माण कर देगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकाल देगा। और जब इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं, सॉरी हाइड्रोनियम आयन के साथ कराते हैं, तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण कर देता है। तो ये अभिक्रिया गटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद कभी कभी हमसे पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, या फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए। तो पिक्रिक अम्ल की बात करें जब हम, जो फिनॉल होता है, फिनॉल का जब नाइट्रीकरण कराया जाता है तो ये जो फिनॉल था, अगर नाइट्रीकरण की बात करें तो वहां पर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसका हम नाइट्रीकरण करा रहे थे। तो यहाँ पर कहेंगे कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भी इसका हम जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो ये OH अपनी जगह बना रहेगा और इसकी दूसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और छठी पोजीशन पर NO2 समूह इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ जल के अणु भी बाहर होंगे। वहाँ तो हम नाइट्रीकरण में पढ़ रहे थे कि ऑर्थो पैरा दे रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो फिनॉल होगा जब इसका नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण करता है। इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को ही हम पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे तो इस प्रकार से हमें पिक्रिक अम्ल निर्मित हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा।